प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। ये चैप्टर 6 का पार्ट 3 है। तो हमने कल देखा कि दो युग देखे हमने, द्विवेदी युग देखा और भारतेंदु युग देखा। इसमें गद्य का कैसे विकास हुआ, राइट। तो अभी हम उसको आगे देखते हैं कि दूसरा है नाटक। ओके, तो हमने वो चार भाग देखे थे, उसमें से सेकंड क्या है, नाटक को देखेंगे। नाटक में भी कहानी ही प्रमुख होती है, किंतु इसमें कहानी अथवा उपन्यास की घटना का वर्णन नहीं होता, बल्कि उस कहानी के पात्रों द्वारा संवाद बुलवाकर और अभिनय के माध्यम से स्थिति का वास्तविक चित्रण करने का प्रयास किया जाता है। कल हमने देखा कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है। ओके, कल के वीडियो में ही था कि कहानी क्या होती है और उपन्यास किसे कहता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कहानी में किसी एक घटना का वर्णन होता है और वो किसी घट चुकी घटना का वर्णन होता है और लंबे समय की घटना नहीं होती वो। लेकिन उपन्यास में क्या होता है, बहुत सारी घटना एक साथ होती है, उपरांत उसमें किसी लंबे समय की घटना का वर्णन होता है। ओके, तो नाटक में क्या होता है कि उसमें कहानी या उपन्यास की तरह घटना का वर्णन नहीं होता, बल्कि उसमें पात्रों द्वारा संवाद बुलवाया जाता है। यानी हम देखते हैं ना, नाटक में अलग अलग पात्र होते हैं स्टेज पे और वो अपनी अपनी लाइंस बोलते हैं। ओके, तो उनसे क्या हुआ कि एक वास्तविक चित्रण करने का प्रयास, ऐसे लगता है कि जैसे घटना हमारे सामने घट रही है। ओके, तो ये होता है नाटक। नाटक की भाषा बोलचाल के बहुत करीब होती है, इसलिए यह साधारण से साधारण मनुष्य को भी समझ में आ जाती है। और यदि न भी आए तो नाटक के पात्रों के अभिनय यानी कि पात्रानुकूल भाषा से वह स्पष्ट हो जाती है। किसी को किसी प्रकार की वेशभूषा अगर हम धारण करते देखें तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये क्या बना होगा, राइट। तो उस हिसाब से अगर उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती, लेकिन उस पात्र को देखकर हम समझ जाते हैं कि इसकी भाषा कैसी हो सकती है, क्योंकि हमने उसको टीवी या कहीं और देखा होता है ऑलरेडी। ओके, समझ रहे हो ना। तो नाटक में लेखक जो भी बात कहना चाहता है वह पात्रों के माध्यम से कहलवाता है। नाटक में क्या होगा, लेखक जो भी बात अपनी रखना चाहता है वो पात्रों के थ्रू हमारे सामने आएगी। जबकि कहानी या उपन्यास में डायरेक्ट हमने तो बुक में से ही पढ़ना है वो, लेकिन नाटक में देखकर और लेखक की जो बात है, वो जो भी घटना घटी है या बात है, वो पात्रों के थ्रू हमारे सामने आएगी। अब तो जगह जगह चौराहों पर नुक्कड़ नाटक भी खेले जाते हैं। हम देखते हैं, अभी तो शायद बहुत कम, गांव में या फिर पहले के ज़माने में बहुत ऐसे नाटक हुआ करते थे कि जिसे शायद भवाई भी बोलते हैं, राइट। और ऐसे नाटक भी बहुत सारे पर्यावरण के संदर्भ में नाटक होते हैं बहुत सारे, राइट, उसकी जागृति के लिए, पर्यावरण जागृति के लिए। तो ऐसे नाटक जगह जगह चौराहे पर हमें दिख जाते हैं। शफ्तर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों को पर्याप्त प्रशय दिया था। दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा नाटक के लिए पात्रों को शिक्षित किया जाता था। कहाँ पे थी इसका जो स्कूल था नाटक का, दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसके थ्रू लोगों को पात्रों के लिए शिक्षित किया जाता है कि अगर ऐसा पात्र हो तो आप कैसे अभिनय करोगे। थर्ड है निबंध। निबंध को गद्य लेखन की कसौटी माना जाता है। सामान्यतः निबंध में किसी विषय पर विचारपूर्ण लेख लिखे जाते हैं। क्या होता है निबंध में, किसी विषय पर विचारपूर्ण लेख लिखे जाते हैं। एग्जाम में हम लिखते ही है निबंध, कोई भी टॉपिक होता है उसके ऊपर हम डीप में उसके बारे में लिखते हैं,
वो क्या हो गया, आपका निबंध हो गया। तो निबंध का अर्थ क्या हुआ कि बिना बंधन का, निबंध यानी कि बिना बंधन का, अर्थात किसी विषय पर लिखते समय विचारों के ऊपर कोई बंधन अथवा प्रतिबंध ना हो, वह रचना निबंध कहलाती है। ये उसका डेफिनेशन याद रखना। ओके, निबंध किसे बोलोगे कि निबंध लिखते समय जिस बारे में आप लिख रहे हो, तो लिखते समय विचारों ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो चाहो, आप किसी भी, उसमें कोई सिलेबस का भी नहीं होता कि आप कोई ऐसा टॉपिक है तो आपको सिलेबस के हिसाब से ही उतना ही लिखना है। अगर आप उससे ज़्यादा जानते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, राइट। तो निबंध लिखते समय विचारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, उसे निबंध कहते हैं। निबंध किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि केवल साहित्यिक विषयों का ही चुनाव किया जाए। ओके, कोई साहित्यिक विषय हो ऐसा नहीं है, कोई भी विषय हो सकता है जिस पर हम निबंध लिखते हैं, हमें पता है। ओके, एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं। निबंध और लेख में अंतर होता है। अभी यहाँ पे निबंध और लेख, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि लेख केवल अपने विषय पर ही केंद्रित होता है, किंतु निबंध में विषय केवल एक माध्यम पर होता है। निबंध में विचारों की श्रृंखला कहीं से भटकर कहीं भी जा सकती है। निबंध में उसका जो ऑरा है, मीन्स उसका जो टॉपिक का जो क्षेत्र है, उससे निकलकर आप कहीं भी जा सकते हो। निबंध में कुछ भी लिख सकते हो। ओके, उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन विभिन्न शैलियों के आधार पर निबंधों में भेद किए जाते हैं। विविध शैलियों के आधार पर निबंध भी अलग अलग होते हैं, भेद किए जाते हैं। जैसे कि ललित निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध आदि। ओके, निबंध के भी कई सारे प्रकार हो गए, ललित निबंध, विचारात्मक या वर्णनात्मक वगैरह वगैरह। तो प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, अध्यापक पूर्ण सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय आदि हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं। अगर ये बोले कि निबंधकारों के नाम बताओ तो ये सारे आएंगे। ओके, आपने पाठ्यक्रम में आप कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का एक था पेड़ और एक था ठूंठ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज और रामचंद्र शुक्ल का क्रोध आदि निबंध पढ़ोगे। आगे जब चैप्टर होगा, सिलेबस जब आगे बढ़ेगा तो इनके निबंध आएंगे आपको। ओके, फोर्थ है नवीन विद्याएं। नवीन विद्याएं में क्या आता है, यात्रा व तांत। यानी कि यात्रा व तांत में लेखक किसी देश, पहाड़ी अथवा किसी अन्य स्थान की अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखता है। यात्रा व तांत का मतलब क्या हो गया कि लेखक अपने किसी यात्रा का अनुभव लिखता है। ओके, वो किसी देश की यात्रा हो, किसी पहाड़ की यात्रा हो या फिर किसी अन्य स्थान की यात्रा हो, वो उस यात्रा का अनुभव लिखता है। यात्रा के दौरान तरह तरह की कठिनाइयाँ भी आती है और कई रोमांचक अनुभव भी होते हैं तथा आनंद भी प्राप्त होता है। यात्राओं में प्राप्त अनुभवों का वर्णन ही यात्रा व तांत कहलाता है। ये डेफिनेशन याद रखना। यात्रा में प्राप्त अनुभव, आपको कैसे कैसे अलग अलग अनुभव होते हैं जब आप कहीं पे घूमने जाते हो, राइट। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग जगह के बारे में जानते हो, है ना। तो वो सब जो अनुभव हो रहा है आपको, वो ही है यात्रा व तांत। राहुल साकृत्यायन का घुम्मड़ शास्त्र ग्रंथ प्रसिद्ध यात्रा ग्रंथ है। कौन सा है, यात्रा ग्रंथ। धुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा संस्मरण के लेखक की परंपरा भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। किनके समय से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से यात्रा संस्मरण लेखक की, यात्रा संस्मरण यानी कि याद करना, संस्मरण को क्या बोलते हैं, याद करना। तो यात्रा के बारे में जो याद करने का जो आपका अनुभव है उस टाइम का, वो लिखने की जो प्रथा थी वो भारतेंदु युग से ही स्टार्ट हो गई थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से। ओके, तो देवकी नंदन खत्री की बद्रिकाश्रम यात्रा
गोपाल राम गहमरी की लंका यात्रा का विवरण, अग्नेय की अरे यायावर रहेगा याद आदि यात्रा व तांत संबंधित चर्चित पुस्तकें हैं। ये सारे क्या है? यात्रा अनुभवों के रिलेटेड पुस्तक है। इनके अतिरिक्त यशपाल, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, मनोहर श्याम जोशी, हिमांशु जोशी आदि ने भी कई सुप्रसिद्ध यात्रा साहित्य लिखे हैं। और आपको दूसरी पुस्तक के पाठ संख्या 26 में मोहन राकेश का लिखा आखिरी चट्टान नामक यात्रा व तांत पढ़ने को मिलेगा। जो 26 नंबर का चैप्टर है उसमें हम आखिरी चट्टान को पढ़ेंगे। वो किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। और वो क्या है? एक यात्रा वृतांत है, यानी कि इनका मोहन राकेश का यात्रा का अनुभव लिखा है। ओके, इसमें जैसे नवीन विद्याएं में यात्रा वृतांत है, वैसा सेकंड क्या है कि संस्मरण है। तो उचित प्रकार से किसी व्यक्ति अथवा स्थान का स्मरण करना ही संस्मरण है। किसी को याद करना, किसी व्यक्ति अथवा किसी स्थान को याद करना ही संस्मरण कहलाता है। संस्मरण में आत्मीयता का होना एक विशिष्ट गुण है। इसमें किसी व्यक्ति से अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण अनुभूत स्मृतियाँ और घटनाओं के प्रति निजी दृष्टिकोण का होना स्वाभाविक है। कहीं पे गए हैं, कोई हमें मिल गया तो उस व्यक्ति की यादें हमारे जहन में रह जाती हैं और कहीं पर भी बैठे बैठे उस व्यक्ति के बारे में, उस स्थान के बारे में सोचना क्या हो गया? संस्मरण हो गया। ओके, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति से रिलेटेड, उस स्थान से रिलेटेड आपकी दिल से याद जुड़ गई है कोई, तो वो क्या हो गया? संस्मरण हो गया। तो संस्मरण विद्या अतीत से जुड़ी विद्या है। अतीत यानी जैसे भूतकाल बोलते हैं ना, जो घट चुकी घटना, अतीत से जुड़ी विद्या है संस्मरण। ये याद रखो। इसमें किसी भी छोटे अथवा बड़े व्यक्ति को तटस्थता से याद कर लिपिबद्ध किया जाता है। संस्मरण साहित्य के विकास में बनारसी दास चतुर्वेदी, कृत संस्मरण तथा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिसे कहते हैं कि दीप जले शंख बजे, ने विशिष्ट योगदान दिया है। ये संस्मरण की क्या है? बुक है जो कन्हैयालाल मिश्र ने लिखी, दीप जले शंख बजे। ओके, तो अन्य संस्मरण लेखक कार्य में संलग्न साहित्यकारों ने संस्मरण माला लिखी। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का मेरा वह बाल्यकाल, जिनेन्द्र द्वारा ये तथा वे, और गांधी तथा कुछ स्मृतियाँ, आचार्य चतुरसेन के सुगंधित संस्मरण, बच्चन के नए पुराने जरोखे, अग्नेयकृत का स्मृति लेखा, आत्मेनेय पद, मन से परे आदि महत्वपूर्ण है। ये सारे क्या है? संस्मरण लेख है। ओके, तो इस पुस्तक में आप डॉक्टर रघुवंश पर लिखी डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया का संस्मरण पढ़ेंगे। आशा है कि आपको ये विद्या पसंद आएगी। आगे हमारे सिलेबस में एक ऐसी संस्मरण विद्या भी है। ओके, तो थर्ड क्या है? फर्स्ट हमने देखा यात्रा वृतांत, सेकंड संस्मरण, और थर्ड है व्यंग। तो व्यंग्य में क्या होता है कि समाज में फैली बुराई, किसी विचार, परंपरा अथवा घटना का वर्णन करते हुए यदि उसकी खिल्ली उड़ाई जाए अथवा व्यवस्था पर चोट की जाए अथवा हंसती गुदगुदाती भाषा में उसका चित्रण करा जाए तो वह रचना व्यंग्य कहलाती है। ओके, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा हम कुछ बोल दें या उसकी रीति रिवाजों के बारे में हम खिल्ली उड़ाएं तो वो क्या हो गया? उसकी रीति रिवाजों पर हमने व्यंग्य किया। ओके, तो मैं उसका चित्रण किया जाए तो गुदगुदाती भाषा में उसका चित्रण किया जाए तो वह रचना व्यंग कही जाती है। व्यंग में कहानी भी हो सकती है, निबंध की तरह स्वतंत्र विचार भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहे तो व्यंग्य एक प्रकार का निबंध होता है जिसमें व्यंग्यात्मक ढंग से किसी विषय का चित्रण होता है। बालमुकुंद गुप्त की शिव शंभू के चिट्ठे, महाप्रसाद द्विवेदी का म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे श्रेष्ठ व्यंग के उदाहरण है।
आज तो व्यंग एक स्वतंत्र विद्या के रूप में विकसित हो चुका है। आजकल पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, कला, इतिहास, राजनीति, संस्कृति, विज्ञान आदि किसी भी विषय से संबंधित व्यंग्य अनिवार्य रूप से मौजूद रहते हैं। व्यंग्य के माध्यम से जहाँ किसी विषय की खिल्ली उड़ाई जाती है, वहीं उसके पीछे किसी गूढ़ समस्या का समाधान भी ढूंढने का प्रयास किया जाता है। हम अभी देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में किसी राजनेता के बारे में हो या किसी खिलाड़ी के बारे में हो या किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर के बारे में हो, तो कोई ना कोई उसके ऊपर टॉन्ट होता है। ओके, तो वो क्या हो गया, उसके ऊपर व्यंग्य किया, ऐसा हो गया। ओके, व्यंग्य पढ़ने वाला ऊपर तो हंसता रहता है, किंतु हृदय में वह गूढ़ समस्या भीतर तक कचोटती रहती है। ओके, हमें अगर किसी के बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे तो हम उसके ऊपर जाहिर सी बातें हंसेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर दिल से अगर वो लग जाए वो बात, भले ही वो दूसरे के ऊपर हो, लेकिन अगर दिल से लग जाए तो हमें भी बुरा लगेगा और हम इस समस्या का समाधान ढूंढने का कोशिश भी कर सकते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, वगैरह वगैरह, कुछ भी टाइप का। ओके, तो प्रमुख व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गोपाल चतुर्वेदी आदि के नाम आते हैं। ये कौन है? व्यंग्यकार है। इस पाठ्यक्रम में आप हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ नामक व्यंग्य रचना कौन से चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे। फिर आता है संपादकीय। हर पत्र पत्रिका में एक संपादकीय अवश्य होता है। क्या होता है? तो संपादकीय उसे कहते हैं जो पत्र अथवा पत्रिका के संपादक द्वारा लिखा जाता है। संपादकीय को भी अब स्वतंत्र विद्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब तक इसे निबंध की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब वो स्वतंत्र रूप से स्वीकार है। संपादकीय में संपादक तत्कालीन समस्या, घटना पर अपने विचार प्रकट करता है अथवा उस पत्र या पत्रिका के संबंधित समस्या पर लेख लिखता है। ओके, अखबार तथा पत्रिका के संपादकीय में अंतर होता है। अखबार तथा पत्रिका, कोई पत्रिका रिलीज करता है ना, उसमें अखबार में जो संपादकीय दिया होता है उसमें भेद होता है। क्योंकि अखबार रोज निकलता है, इसीलिए उसका संपादकीय प्रायः समाचार पर आधारित होता है। लेकिन पत्रिकाएं क्या होती है, एक निश्चित अवधि होती है। वो कहते हैं ना, आपको कोई पेपर, आपने कोई रिसर्च करी, ओके, किसी घटना पर, किसी विषय पर, और उस पर आपने अपने विचार डाले और आप उस पेपर को सबमिट करते हो, यानी कि आपका पेपर आप रिलीज़ करते हो, आपका जो रिसर्च है वो आप रिलीज़ करते हो। तो उसका तो एक फिक्स टाइम होता है, निश्चित अवधि होती है। जबकि अखबारों का क्या है, वो तो रोज़ आता है हमारे घर पे, तो उसमें जो संपादकीय होगा वो समाचारों के हिसाब से होगा। ओके, समझ रहे हो ना? तो जबकि पत्रिकाओं का क्या होता है कि निश्चित अवधि होती है, इसलिए उनके संपादकीय में किसी सामाजिक मुद्दे अथवा समस्या पर समीक्षात्मक टिप्पणी की जा सकती है। ये संपादकीय अब पुस्तकाकार रूप में भी उपलब्ध होने लगे हैं। धर्मवीर भारती अक्षय कुमार जैन संपादकीय लेखक में प्रमुख है। राजेंद्र यादव की कांटे की बात नामक पुस्तकें इनकी संपादकीय टिप्पणियों का ही संकलन है। उनका एक संपादकीय आप इस पुस्तक में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। विद्यानिवास मिश्र, मृणाल पांडे, प्रभास जोशी, विष्णु खरे, अरुण शौरी, खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर कुछ अन्य चर्चित संपादकीय लेखक है। आपको बहुत सारे लेखकों का नाम याद रखना पड़ेगा और उनकी क्या रचनाएं हैं, क्या उन्होंने रचना की है, मीन्स क्या निबंध लिखा है या क्या व्यंग्यात्मक लिखा है, जो हम पिछले थोड़े दूर पहले पढ़ चुके, वो सब आप नोट्स में लिख लेना ताकि आपको मिक्स ना हो जाए कि किसकी क्या रचना थी। ओके, तो ये सारे हमने देखे संपादकीय लेखक।
कहानी हो गया उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, फीचर, पत्र, लघुकथा, नुक्कड़ नाटक, रेडियो रूपक, परिचर्चा आदि अनेक विधाओं में पर्याप्त साहित्य लिखा जा सकता है। इन नई विधाओं को पत्र पत्रिकाओं में पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ओके, ये इसमें से हम बहुत कुछ अभी पढ़ चुके, इन सब के बारे में अभी हमें पता है। ओके।